नमस्कार। आज बात करते हैं अकाउंटिंग की दुनिया के एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसने कंपनियों के अपने किराए की चीजों को देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है इंड AS 116 की, और कैसे इसने खरबों रुपए के उस कर्ज को सामने ला दिया जो पहले किसी को नजर ही नहीं आता था। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक कंपनी का सबसे बड़ा कर्ज उसकी बैलेंस शीट में कहीं दिखे ही ना। कई सालों तक बहुत सारी कंपनियों के लिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। और असल में यही वो प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए इंड AS 116 को लाया गया था। तो सवाल ये है कि इस नई नियम से पहले आखिर होता क्या था। देखिए, जो पुराना सिस्टम था जिसे इंड AS 17 कहते थे, उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसा लूप होल जिसका कंपनियां सालों से फायदा उठा रही थीं। इसे कहते थे ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। आसान भाषा में समझें तो किताबों के बाहर का कर्ज। इसका मतलब ये था कि एक एयरलाइन कंपनी दर्जनों हवाई जहाज किराए पर ले सकती थी, या एक रिटेल चेन सैकड़ों स्टोर किराए पर चला सकती थी, और ये जो करोड़ों अरबों की देनदारी थी वो उसकी बैलेंस शीट पर कर्ज के तौर पर दिखती ही नहीं थी। पुराना नियम यानी IND-AS 17 दो तरह के लीज में फर्क करता था। एक था फाइनेंस लीज, जिसे एक खरीद की तरह मानकर बैलेंस शीट पर दिखाया जाता था, लेकिन दूसरा था ऑपरेटिंग लीज, जिसे बस एक मामूली किराया माना जाता था। और यही वो लूप होल था। ये बैलेंस शीट से पूरी तरह बाहर रहता था, जिससे एयरलाइंस, रिटेल और टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज असल में जितनी कर्जदार थीं उससे कहीं कम दिखती थीं। अब इस छिपे हुए कर्ज की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नए मजबूत नियम की जरूरत थी, और यहीं पर एंट्री होती है इंड AS 116 की। इसका एक ही मकसद था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 वो तारीख थी जब ये बड़ा बदलाव लागू हुआ, जिसने इंडियन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर इस नए नियम का मकसद क्या था? बहुत सिंपल, ये पक्का करना कि जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखे तो उसे कंपनी की सभी देनदारियों की एक सच्ची और पूरी तस्वीर मिले, कोई छिपा हुआ कर्ज ना हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इंड AS 116 ने किराएदार यानी लेसी के नजरिए से ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के बीच का फर्क ही लगभग खत्म कर दिया। अब नियम सीधा है, अगर आपके पास किसी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार है और उसके बदले में पैसे चुकाने की जिम्मेदारी है, तो उसे अपनी बैलेंस शीट पर दिखाइए, बस। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं वो असल में आती कैसे है। कंपनियां अब इन लीजेस को अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करती हैं? ये होता है दो नए अकाउंट्स के जरिए। पहला है राइट ऑफ यूज या ROU एसेट। ये क्या है? ये उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार है। और दूसरा है लीज लायबिलिटी, जो भविष्य में किराया चुकाने का दायित्व है। मतलब एक तरफ आपके पास एक एसेट आया और दूसरी तरफ उसे चुकाने की एक लायबिलिटी भी आ गई। और इस ROE एसेट की वैल्यू कैसे तय होती है? ये सीधे सीधे लीज लायबिलिटी से जुड़ी है। आप भविष्य में चुकाए जाने वाले सभी किरायों की आज की वैल्यू निकालते हैं, उसमें लीज शुरू करने में लगे कुछ शुरुआती खर्चे जोड़ते हैं, और बस आपको एसेट की वैल्यू मिल जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करें। हाँ, एक बात है कि ये नियम हर छोटे मोटे किराए पर लागू नहीं होता। इसमें कुछ प्रैक्टिकल छूट दी गई हैं, जैसे कि 12 महीने से कम की लीज हो, या फिर लैपटॉप और ऑफिस फर्नीचर जैसी कम कीमत वाली चीज़ों की लीज हो। तो कंपनियों के पास ऑप्शन होता है कि वो इसे पुराने तरीके से ही दिखाएं। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए ये देखते हैं कि असल में किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर इस नियम का असर दिखता कैसा है। और यकीन मानिए, ये अंतर बहुत बड़ा है। इंड AS 116 को लागू करने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होता है, वो ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट का साइज अचानक से बढ़ जाता है। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्ज पहले छिपा हुआ था वो अब सबके सामने आ गया है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 3 साल के लिए एक ऑफिस किराए पर लेती है। सालाना किराया है 10 लाख रुपए। पुराने नियम में क्या होता? बैलेंस शीट पर 0 इम्पैक्ट।
लेकिन नए इंड IAS 116 के तहत लगभग 25 लाख रुपए की एक राइट ऑफ यूज एसेट और उतनी ही लीज लाइबिलिटी तुरंत बैलेंस शीट पर आ जाती है। और खर्चों का क्या? अब उन्हें कैसे दिखाया जाता है? अब ये सिर्फ किराया नहीं रहा, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला, ROA एसेट पर डेप्रिसिएशन, यानी उसकी वैल्यू में कमी, और दूसरा, लीज लाइबिलिटी पर लगने वाला इंटरेस्ट, यानी ब्याज। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? पहले साल का कुल खर्चा, जो करीब 10,77,000 रुपए है, वो पुराने 10 लाख के किराए के खर्चे से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नए नियम में ब्याज का खर्चा शुरुआत में ज्यादा होता है, जब लाइबिलिटी ज्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी को फ्रंट लोडिंग कहते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ अकाउंटिंग की कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ये जो बात है ना, ये इस पूरे नियम का सार है। इसका असली मकसद था कि जो जरूरी जानकारी रिपोर्ट के आखिरी पन्नों में छोटे अक्षरों में यानी फुटनोट्स में छिपी रहती थी, उसे खींचकर मेन बैलेंस शीट पर लाया जाए, जहां हर किसी की नजर पड़े। तो कुल मिलाकर देखें तो इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है, किताबों के बाहर के कर्ज वाली कहानी खत्म करता है, अलग-अलग कंपनियों की आपस में तुलना करना आसान बनाता है, और सबसे जरूरी बात, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की ज्यादा सच्ची और असली तस्वीर पेश करता है। तो आखिरकार एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वो उस आइसबर्ग को देख सकता है जो पहले पानी के नीचे छिपा था। अब किसी भी कंपनी के असली कर्ज के लेवल को समझना बहुत आसान हो गया है, और ये जानना भी कि कंपनी अपनी देनदारियों के मामले में कितनी रिस्की है। तो IAS 116 ने छिपे हुए कर्ज के एक बहुत बड़े हिस्से को तो सामने ला दिया है, लेकिन ये हमें एक नए और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब ये जानकारी सामने है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुटनोट्स में और कौन सी छिपी हुई जानकारियां हो सकती हैं जिन पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।